वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएल एजुकेशनल साइंस। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एंड्रोजेनेसिस होता है क्या। एंड्रोजेनेसिस में जनरली एंड्रोजेनेसिस में एंथर कल्चर एंड पोलन कल्चर के बारे में देखेंगे। एंथर कल्चर पोलन कल्चर से काफ़ी अलग होते हैं। एंथर कल्चर एंड पोलन कल्चर को देखा जाए तो एंथर कल्चर से काफ़ी कोएफिशिएंट्स होते हैं, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी डिफिकल्ट हमें देखने को मिलता है इनके प्रोसेस में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहिए एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ताकि जब भी आपको इस तरह की नोटिफिकेशन आपको जब भी प्राप्त हो तो आप इस तरह की वीडियो आप देख सकते हैं। क्या होता है, यह स्टेमन का एक पार्ट्स होता है जिसके अंदर जो कि वह पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। एंथर कल्चर आता है पोलन कल्चरिंग से। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोसेस बताता हूं कि हम कैसे एंथर कल्चर एंड पोलन कल्चर को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंड्रोजेनेसिस होता है क्या है। एंड्रोजेनेसिस के बारे में हम आज इसमें बताऊंगा कि एंड्रोजेनेसिस एक्चुअली होता क्या है। एंड्रोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम एंथर कल्चर डिफिनेशंस, एंथर कल्चर के डिफिनेशंस को देखेंगे। मेथड्स ऑफ एंथर कल्चर के बारे में भी हम देखेंगे, इनके क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए एंथर कल्चर प्राप्त करने के लिए। और पोलन कल्चर डिफिनेशंस हम इसके बाद पोलन कल्चर को भी देखेंगे। सेम चीज़ें हैं, पोलन कल्चर के भी डिफिनेशंस हमें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा। मेथड्स ऑफ पोलन कल्चर, इसके भी मेथड्स, पोलन कल्चर, हम पोलन कल्चर को कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच अभी लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ पोलन कल्चर ओवर एंथर कल्चर, किस प्रकार से पोलन कल्चर और एंथर कल्चर एक दूसरे से अलग रहते हैं या अलग हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके एडवांटेज को भी हम देखेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग की बात करें तो किस प्रकार या एक दूसरे से फैक्टर इफेक्टिंग्स के रूप में अपने आप को शो करते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एप्लीकेशंस की बात करें तो एंथर कल्चर और पोलन कल्चर के जो एप्लीकेशंस होते हैं किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आपको यहाँ डायग्राम में शो हो रहा होगा, इस डायग्राम को आप देख रहे होंगे। यह स्टेमन है, ठीक है। एक फ्लोरिंग पार्ट्स होता है जिसमें फ्लावर में लगे रहते हैं स्टेमन्स वगैरह, ठीक है। तो स्टेमन्स का हम एक पार्ट्स लिए, स्टेमन्स हमने ले लिए। स्टेमन्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं हमें देखने को मिलते हैं, एंथर, इसमें आप देख रहे होंगे एंथर। इसके बाद यहाँ पर जुड़े हुए जो रहते हैं उसे बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर इसके नीचे जो दिख रहे होंगे आपको डंडी के आकार का, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक, फिलामेंट बोलते हैं। फिर इसके अगर यदि हम इस एंथर की यदि कटिंग करें, सेक्शन कटिंग करें यदि एंथर की, तो हमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें आप डॉट डॉट देख पा रहे होंगे, गोल गोल, जो कि वाइटनेस जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स के रूप में दिख रहे होंगे, ये हमारा पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। ये हमारा फुल पोलन ग्रेन्स है, आप देख पा रहे होंगे। पोलन ग्रेन्स के जस्ट नीचे आपको देख रहे होंगे पोलन सेक, हम इस सारे पूरे को बोलते हैं हम एंथर, ठीक। पोलन सेक आप देख पा रहे होंगे, जस्ट नीचे सेक के, पोलन सेक के जस्ट नीचे आपको फिलामेंट देखने को मिलेगा, जो कि सेक्शन ऑफ एंथर है, ठीक है। हम इसका कटिंग करेंगे, जो कि एंथर का जो ऊपर से जो ऊपरी हिस्से को हम काटते हैं, तो हमें एंथर के अंदर जो पाउडरी टाइप से, यहाँ जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे पाउडरी टाइप से, ठीक है, यानी कि पाउडरी टाइप से देख पा रहे होंगे। इसे फर्टिलाइजेशंस पाउडर होता है, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशंस पाउडर्स बोलते हैं, जिसे पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है हम देख सकते हैं वहाँ एंथर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें पोलन हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। इसलिए जो है इन दोनों का जो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंड्रोजेनेसिस होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि एंड्रोजेनेसिस क्या होते हैं। ये तो हमारा, हम बात करते हैं एंड्रोजेनेसिस की, ठीक है। तो एंड्रोजेनेसिस होता क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पोटेंट्स पोलन ग्रेन्स का मतलब वह होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हमें प्राप्त होते हैं ना, उसके अंदर यह एबिलिटी होना चाहिए कि वह क्या करते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशंस कर सके। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो दो तरह से हम देख सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो एंड्रोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, इसे हम 2 टाइप्स के हम देख सकते हैं, मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस और एक होता है इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस। डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में क्या होता है, इसे हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि यदि क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो जाइगोट की तरह बिहेव करते हैं। इसके अंदर जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वह एम्ब्रॉयड की तरह एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशंस करने लगेंगे। जो चेंजेस आएंगे फिर उससे एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट नए प्लांट लेट्स का फॉर्मेशंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायरेक्टली एंड्रोजेनेसिस, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस, मतलब ये होता क्या है इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस। यदि हम किसी एक्स प्लांट लेते हैं, ठीक है, यदि हम किसी एक्स प्लांट लेते हैं, मतलब एक्स प्लांट्स का मतलब होता है कि माइक्रोस्पोर्स। यदि हम किसी माइक्रोस्पोर्स या एक्स प्लांट्स लेते हैं, जिससे
कैलस का बन रहा है, जिसमें क्या होता है कि कैलस टिश्यू का बनना। ठीक है, ग्रेन्स का जो एक छोटा सा हमने देखे छोटे छोटे से पार्टिकल्स देखे थे, उसी से एक कण को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स या एक्सप्लांट्स बोल सकते हैं। उससे डायरेक्ट कैलस टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कैलस टिश्यू का बन जाना। इसके बाद हैप्लॉइड प्लांट लेंट्स का बनना। उसके बाद क्या होता है कि हैप्लॉइड प्लांट लेंट्स का बनना। ठीक है, बन रहा है। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं हमें इसे इनडायरेक्टली एंड्रोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे तो हमें हैप्लॉइड प्लांट लेंट्स का बनने का प्रोसेस हमें पता चल जाएगा। जैसे कि हम डायरेक्ट कैलस टिश्यू से हमें हैप्लॉइड प्लांट लेंट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, मतलब हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ी से इसके अगला जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि एंथर कल्चर के बाद हम इसके एंथर कल्चर्स को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एंथर कल्चर को देखने से पहले हम इसके थोड़े से डायग्राम को भी मैं आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि हम किस तरह से हम नए प्लांट्स का हैप्लॉइड प्लांट्स का हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है और किस तरह से वह हैप्लॉइड प्लांट्स हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा आगे स्किप करते हैं। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक फ्लोरल बर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा फ्लोरल बर्ड और इसमें एंथर मिल रहा होगा। इसमें आपको एंथर कल्चर हमें जो बनाए एंथर कल्चर हमें प्राप्त हुआ है। इसके जो मेथड होते हैं एंथर कल्चर बनाने का हमें उसे आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर आप देख पा रहे होंगे डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस और इधर देख पा रहे होंगे आप इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस। डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस से क्या होता है, हमने एंथर का जो बर्ड था हमने उसे ले लिया। ठीक है, लेने के बाद क्या किए, इसे प्रो एम्ब्रोए में कन्वर्ट हो गया। प्रो एम्ब्रोएड बनने का हमें बनते हुए दिखा। प्रो एम्ब्रोए बना, इसके बाद एम्ब्रोए में कन्वर्ट हुआ। एम्ब्रोए में कन्वर्ट होने के बाद डायरेक्ट प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो गया। प्लांटलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद डायरेक्ट हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बनने का हमें प्रोसेस देखने को मिला। ये सारा प्रोसेस क्या होता है, एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर हो रहा है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन, मतलब उसके अंदर यह सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे हैप्लॉइड प्लांटलेट्स। इसके बाद हमें मिलेगा हैप्लॉइड प्लांट्स, मतलब एंथर कल्चर हो गया, पोलन कल्चर हो गया, ओवरी कल्चर हो गया, ओव्यूल कल्चर हो गया। इस सारी चीज़ों से हमें प्राप्त जो होने वाला है वो हैप्लॉइड प्लांट्स या हैप्लॉइड प्लांटलेट से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम इस तरह इधर का तो हम देख लिए, इनडायरेक्ट प्रोसेस हमने देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायरेक्ट हमने देखे, अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस होता क्या है। इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस में हमने क्या किया, हमने इसी तरह हमने ले लिए एक एंथर का पार्ट्स ले लिया। ठीक है, एंथर का पार्ट्स लिए। एंथर का पार्ट्स लेने के बाद हमने क्या बना, कैलस मतलब क्लोजिंग, मतलब कैलस टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिला। ठीक है, कैलस टिश्यू बना। कैलस टिश्यू से क्या हुआ, हैप्लॉइड कैलस बना। हैप्लॉइड कलस आप देख पा रहे हैं, हैप्लॉइड कलस बना। हैप्लॉइड कैलस के बाद रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक, रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद डायरेक्ट क्या किया, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या हुआ, हमें देखने को मिला हैप्लॉइड प्लांट्स। एंड्रोजेनेसिस का जो क्रिया होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के बीच में होने वाला जो एक्टिविटीज़ जो प्रक्रिया होती हैं वह हमें शो कराती हैं, जिसमें हमें डायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस और इनडायरेक्ट एंड्रोजेनेसिस के बारे में हमें पढ़ना होता है और देखना होता है कि हम किस तरह से हम एंथर कल्चर और पोलन कल्चर को हम प्राप्त करेंगे। तो इसमें हम एंथर कल्चर को हम किस तरह से प्राप्त करेंगे उसे हम इस वीडियो में देख लिए और इस डायग्राम से हमने आपको बता दिया कि एंड्रोजेनेसिस होता क्या है और ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और क्या होते हैं और कौन सा प्लांट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों से हमें प्राप्त होने वाला जो प्लांट्स होगा वो हमें हैप्लॉइड प्लांट्स या हैप्लॉइड प्लांटलेट से ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे की देखते हैं कि एंथर कल्चर होता क्या है। तो एंथर कल्चर का जो प्रोसेस होता है ना, इसको कल्चरिंग करने के लिए हमें जो एंथर कल्चर को हमें कल्चरिंग करने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं। जैसे कि एंथर कल्चर को करने के लिए हमें अनओपेंड प्लांट फ्लावर चाहिए। ठीक है, अनओपेंड मतलब अनओपेंड फ्लावर का बर्ड चाहिए, जिसे हमें न्यूट्रिएंट्स मीडिया में रखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मीडिया में रखने के बाद उसे असेप्टिक कंडीशंस में हमने उसे रख देना है। ठीक है, मतलब जैसे एंथर कल्चरिंग करेंगे, एंथर कल्चरिंग करने के पश्चात हमें जब हमें एंथर को प्राप्त करने के लिए हमें जो फ्लावरिंग प्लांट को नहीं लेना है, हमें उसके अनओपेंड फ्लावर को लेना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लांट्स रहते हैं तो उसमें फ्लावरिंग रहता है, तो इसमें ये गुच्छे के रूप में रहते हैं। ठीक है, और एक रहता है जो बर्ड रहता है जो पैक रहता है, मतलब ये अनओपन रहता है और एक ओपन रहता है। तो ओपन वाले पार्ट्स को हमें नहीं लेना है, अनओपन वाले पार्ट्स को लेना है, जिससे हम एंथर कल्चर कर सकते हैं, जिसे हम असेप्टिक कंडीशन से करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एंथर कल्चर, जिसमें क्या होता है हमें कैलस टिश्यू का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कैलस टिश्यू का जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है वह हमें ऑर्गेनोजेनेसिस में देखने को मिलता है, और एम्ब्रियोजेनेसिस में हमें जो प्रोसेस देखने को मिलता है उसमें हमें हैप्लॉइड प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें डायरेक्ट होता है, जिसमें जायगोट्स के शुरू हमें देखने को मिलता है। तो इसमें एम्ब्रॉइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि कैलस
फिशस टिश्यूज और एम्ब्रॉयड, ठीक है, एम्ब्रॉयड्स का जो बन जाता है या तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, जिसके आगे हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बन जाएंगे, ठीक है। यह हैप्लॉइड प्लांटलेट्स क्या करेंगे, किस तरह से बनेंगे, यह ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू या एम्ब्रॉयजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। यह भी दो तरह से होता है, तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट कंडीशंस में होगा, ठीक है। तो इससे हमें हमें प्लांटलेट्स यानी कि हैप्लॉइड प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन देखने को भी मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं हम किस तरह से हम एंथर कल्चर प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेथड्स ऑफ पोलन कल्चर, मेथड्स ऑफ एंथर कल्चर, ठीक है। एंथर कल्चर को बात करें तो जो कलेक्टेड फ्लावर होते हैं ना, उसके बर्ड को हमने जो लिए थे, हमें उस प्लांट से लिए थे, किस प्लांट से, निकोटिना टोम्बेकोम से लिए थे। अब हम क्या करते हैं, इसके जो प्लांट से हमने जो फ्लावर बर्ड्स तो लिए, उसमें हम क्या किए, जो बर्ड था ना, सेलेक्टेड बर्ड था ना, उसमें हम 17 से 22 नैनोमीटर तक का लेंथ वाले लिए, ठीक है। अब इस लेंथ को क्या किया हमने, सेपल और पेटल्स को हमने इक्वल ले लिए, मतलब बराबर में ले लिए, सेपल और पेटल्स को हमने इक्वल में लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो रिजेक्टेड ऑल फ्लावर्स, हम बाकी फ्लावर्स को हम क्या किए, रिजेक्ट कर दिए, और ओपन फ्लावर्स को हमने बिगिनिंग टू ओपन, मतलब जो फ्लावर्स ओपन होने वाले थे हमने उसे लिए। इसके बाद क्या किया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ ट्रांसफ़र, ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप ट्रांसफ़र सेलेक्टेड फ्लावर बर्ड्स अंडर द लेमिनार फ्लोर, ठीक है। हमने क्या किया, फ्लावर को ट्रांसफ़र कर दिए लेमिनार फ्लोर में, ठीक है, लेमिनार एयर फ्लो में, ठीक। इसके बाद हमने क्या किए, जो 5 एंथर थे ना, उसे हम नॉर्मली क्या किए, सरफेस कर दिए, मतलब नॉर्मली हमने सरफेस स्टेलाइज कर दिए, जिसकी क्लोज्ड बर्ड्स को, ठीक है, क्लोज्ड बर्ड्स में। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे जैसे कि ईच फ्लावर बर्ड कंटेंट्स 5 एंथर, ठीक है। 5 एंथर्स को नॉर्मली हम सरफेस किए, किसमें किए, स्टाइल इन द क्लोज्ड बर्ड्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सरफेस स्टेलाइजेशन हमने की है बर्ड्स का जो हमने सरफेस स्टेलाइजेशन की है, उसमें हम इमिरेशंस इन द 17% एथेनॉल मिलाया, ठीक है। एथेनॉल जो हम सरफेस का स्टेलाइजेशन करने के लिए हमने क्या किया, 70% एथेनॉल लिए, इसको 10 सेकेंड तक रखे, ठीक है। इसके बाद क्या किए, तुरंत 10 मिनट्स के अंदर हमने क्या किए, इसे अब 20% सोडियम हाइपोक्लोराइड्स में रख दिए, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड में रखने के पश्चात इसके में जो वास्ट किए, फिर वास्ट की स्टेलाइजेशन डिस्टिल वाटर में हमने फिर इसे वाश कर लिए, ठीक है। वाश करने के पश्चात वाश कर लिए, इसके बाद हमें रिमूव कर दिए एंथर को हमने क्या किए, बर्ड से रिमूव कर दिए, जैसे कि सब, ठीक है। फिर इसके मतलब इसके जो एंथर थे ना, हमें तो अब प्राप्त करना है, हमें करना है एंथर प्राप्त करना है, तो हमें इसके बर्ड का जो कटिंग करना है और उसे हमें एंथर प्राप्त करना है। एंथर प्राप्त करेंगे तो हम इसे काटेंगे, काटने के पश्चात हम क्या करेंगे, फिलामेंट्स और एंथर पेट्रिटिस को हमने अलग कर दिए, ठीक है, पेट्रिटिस में हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो इसमें फिलामेंट्स जो जेनेटिक डैमेज थे उन्हें हमने नहीं लेना है, हमने उसे डिस्कार्ड कर देना है, मतलब जो डैमेज हमें प्राप्त होंगे हमने उसे डिस्कार्ड कर देना है। एंथर से अगार सोल्डिफाइड बेसल एमएस जो एक कल्चर होता है, बेसल एमएस कल्चर, उसे हम नीटेस्ट मीडियम्स में हम उसे रख देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे का प्रोसेस जो होता है, द कल्चर इज़ द कीप इट इनिशियल इन द डार्क में रखेंगे उसे, फिर आफ्टर हम बात करेंगे 3 या 4 वीक्स के अंदर हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो एंथर जो नॉर्मली हमें पोलन ग्रेन से जो प्राप्त हुआ, पोलन ग्रेन्स से जो एम्ब्रॉयजेनेसिस का हमें एम्ब्रॉयजेनेसिस के माध्यम से हमें हैप्लॉइड प्लांटलेट्स जो इसे हम प्राप्त हुआ, उसे हम कल्चर एंथर्स कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ स्टेजेस में क्या होता है, जो कल्चर्स किए गए जो होते हैं, जो कल्चर किए हुए जो प्लांट्स होते हैं, वो जो कल्चर किए हुए जो एंथर होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, इनक्यूबेटेड में रख देंगे 24 से 28 सेंट में और 19 में घंटे के लिए डे लाइट्स में रख देंगे। फिर क्या होता है, 15 नैनोमीटर्स टेल प्लांटलेट्स हमें प्राप्त होगा, और से हम फिर इसे वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हम ट्रांसफर करेंगे, जो कि स्मॉल पॉट्स के रूप में हम इसे करेंगे, जो कि ऑटोक्लेविंग पॉटिंग कॉम्पोस्ट, ठीक है। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, जैसे कि एक्टिविटी प्रोसेस करने के बाद हमें उसे बाहर हमें किसी सॉइल वगैरह में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि वह फिर बड़े होकर के नए जर्मिनेट कर जाए, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर जाए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके डायग्राम के बारे में। तो अब मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि हमने किस तरह से हमने उसके मेथड्स को फॉलो करते हुए हमने इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आप वीडियो पर बने रहें कंटिन्यू, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से हम इसे अब देखेंगे। हमने एंथर कल्चर को देख लिए और मेथड ऑफ एंथर कल्चर को भी देखें। अब डायरेक्ट हम डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं आपको कि कैसे हमको एंथर कल्चर प्राप्त होता है, जिससे हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बनते हैं। एक हम फ्लावर प्लांट लिए, जिसमें एक खिला हुआ फूल है और एक बंद हुआ क्लोज्ड, जो कि अनओपन, ठीक है, अनओपन मतलब कि सेलेक्टेड बर्ड। हमने बर्ड के रूप में हमने इसे कलेक्ट कर लिए। कलेक्ट करने के बाद हमने इसे बॉक्स में रखे। बॉक्स में रखने के पश्चात हमने क्या किया, इसे लेमिनार एयर फ्लो में हमने, एयर चैम्बर में हमने इसे
ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ट्रांसफ़र करने के बाद हमने क्या किया, कुछ समय पश्चात हमने इसे सरफेस स्टेरिलाइजेशंस में हमने इसे सरफेस स्टेरिलाइजेशंस करने के लिए हमने इसमें छोड़ दिया। इसमें क्या करते हैं, हमने 70% हमने एथेनॉल लिया, 70% एथेनॉल लिया और 20% सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कि सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या होते हैं कि यह एक स्टेरिलाइजेशन एजेंट होते हैं, स्टेलाइजेशन एजेंट होते हैं, जो कि केमिकल एजेंट होते हैं। ठीक है, इसे नॉर्मली हम सरफेस को स्टेलाइजेशन करने के लिए हमें इस केमिकल का यूज़ किया जाता है, इस केमिकली एजेंट का यूज़ करते हैं। इसके पश्चात क्या करते हैं, कुछ समय पश्चात जैसे ही हम इसे डिस्टिल वाटर की सहायता से हमें इसे 2-3 बार से हमें इसे अच्छे से धो लेते हैं। अच्छे से धोने के बाद हम इसे फिर क्या करते हैं, वापस हम इसे स्टेलाइज़ किए हुए पैटी डिश में हमें इसे रख देते हैं। ठीक है, स्टेलाइज़ किए हुए पैटी डिश में हमें इसे ट्रांसफ़र करने के पश्चात हमें कुछ समय पश्चात इनके बर्ड को हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद एंड इसके ऊपर में जो बर्ड होंगे हम या जो कि स्टेमर, ठीक है, हम इसे काट करके अलग कर देंगे और हमें भी प्राप्त करना है सिर्फ और एंथर और इसका फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को हमने अभी बारीकी से बाहर निकाल लेना है कट करके। ठीक है, रिमूव ऑफ स्टेमन फ्रॉम बर्ड से हम क्या करते हैं, स्टेमन को काट करके हम इसे एंथर और फिलामेंट को हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि फिलामेंट को हम अच्छे से करके हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे फिलामेंट इन द सेपरेशन, मतलब क्या क्या किया हमने, एंथर को क्या किया न्यूट्रिएंट ब्रोथ मीडिया में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद यह 2 तरह से एक तो हमें प्राप्त होंगे, जैसे कि एक होगा आपको क्या बोलते हैं एन ऑर्गेनोजेनेसिस और एक होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है कि सिंपली ऑर्गेनोजेनेसिस में हमें कैलस टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कैलस टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और एम्ब्रियोजेनेसिस में हमें डायरेक्ट एम्ब्रोए का या फिर जाइगोट से एम्ब्रोए का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि हम इसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है बनने का, या तो डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट एंडोजेनेसिस या फिर इनडायरेक्ट एंडोजेनेसिस के माध्यम से भी यह हमें हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस से, इन दोनों यह जो प्रोसेस होता है यह एंडोजेनेसिस के माध्यम से होता है, जो कि क्या करते हैं कि इसे हम एंथर कल्चर टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। जब हमें प्राप्त हुआ हैप्लॉइड प्लांटलेट्स, इसे हम फिर क्या करेंगे, इसे हम सोइल में जा करके हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे ताकि यह अच्छे से ग्रो कर पाए और इसे पर्याप्त न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि यह अच्छे से ग्रो करके वृद्धि कर पाए। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे अभी पोलन कल्चर क्या होता है, पोलन कल्चर्स के बारे में अच्छे से डिटेल में हम जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो जब भी कोई अच्छे से बनाए तो आपके बीच लेकर के आएँ। तो आप इसे हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और हमें कमेंट से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, देखते हैं पोलन कल्चर क्या आता है। पोलन कल्चर प्राप्त करने के लिए हमें यूनिन्यूक्लिएटेड स्टेज में हमें इसे फॉलो करना होगा। ठीक है, इसके बाद माइक्रोस्पोर कल्चर करेंगे, मतलब जो एंथर के छोटे छोटे पॉट्स होते हैं हमें उसे लेंगे, माइक्रोस्पोर्स के रूप में हम उसे लेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को हमें यूनिन्यूक्लिएटेड स्टेज में लेंगे। इसी तरह कैलस टिश्यू का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि ये जो हैप्लॉइड प्लांटलेट्स हैं प्राप्त होते हैं ना, ये दो तरह से हमें प्राप्त होंगे, या तो एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू प्राप्त होंगे या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू प्राप्त होंगे, जिसे हमने एंथर कल्चर में देख लिए थे कि एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस में किस तरह से या एक दूसरे से अलग है। मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, मतलब इन दोनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें पोलन ग्रेन कल्चर को भी हम इस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं मेथड ऑफ पोलन कल्चर की, तो मेथड ऑफ पोलन कल्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे सूटेबल अनओपन प्लांट होते हैं जो कि अनओपन फ्लावर होते हैं। ठीक है, जो कि स्टेलाइजेशन करते हैं, इसमें विदाउट फिलामेंट्स का हमने भी यूज़ करना है। ठीक है, बर्ड का जो इसमें फिलामेंट हमें अटैच करने को नहीं मिलता है, मतलब उसमें जो फिलामेंट अटैच रहेंगे हमें उसे निकाल देना है, मतलब विदाउट फिलामेंट को हमने यूज़ करना है। फिर क्या करते हैं, 50 एंथर लेते हैं। एंथर लेने के बाद हमने क्या करेंगे, इसे स्टेराइल कर लेंगे, यानी कि बीकर में रख देंगे। ठीक है, बीकर में रखने के बाद क्या करेंगे, 20 ml लिक्विड बेसल मीडिया रखेंगे। बेसल मीडिया क्या होते हैं, यह एक हार्मोन ग्रोथ पार्ट्स होते हैं, मतलब मीडिया होते हैं जिसमें प्लांट को हमने ग्रोथ कराने के लिए हमें इस तरह के मीडिया को फॉलो करना पड़ता है, मतलब इस तरह के मीडिया का हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एंथर का जो होते हैं उसे बीकर में रख देंगे। बीकर रखने के बाद हम इसे स्टर्ड कर लेंगे। ठीक है, फिर होमोजेनेसिस एंथर होते हैं जो कि फिल्टर कर लेंगे, हम डायग्राम के थ्रू हम इस अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे जैसे कि हमने लिए सरफेस स्टेरलाइज फ्लावर बर्ड लिए। ठीक है, इसके बाद क्या किए अपन, स्प्राइट फ्लावर बर्ड तो आउट स्टेमन, हमने इसके स्टेमन को हमने हमने क्या किए, इसके स्टेमन को हमने तो रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद हमने एंथर और फिलामेंट्स प्राप्त हुआ, जिसमें डिस्कार्ड फिलामेंट हमने फिर इसी फिलामेंट्स को हमने अलग कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग कर दिए। इसके बाद आगे का प्रोसेस में क्या किया, हमें जेनेटिकली जो क्रसेस मिले थे उसे हमने एंथर बाय इन द ग्लास रूट, हमें इससे क्या किया, इसे क्रस्ट कर लिया, मतलब इसे हम तोड़ दिए बारीकी बारीकी से। फिर क्या किया, MS ब्रोथ मीडिया जो होते हैं हमें उसमें ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद क्या किया, फिल्टर की मदद से हमें इसे पॉलेंस को हमने अलग कर दिए। अलग करने के बाद हमने इससे पॉलन सस्पेंशन तैयार कर लिए। पॉलन सस्पेंशन तैयार करने के पश्चात क्या किए हमने, कुछ समय बाद हमने इसे
इसे सेंट्रीफ्यूगेशन में रखे। इसे सेंट्रीफ्यूगेशन रखने के बाद हमने 500 से 800 नैनोमीटर RPM में रखे। इसके बाद 5 मिनट के लिए हमने इसमें रख दिए। रखने के बाद क्या होता है कि जो पोलन प्लेट हमें प्राप्त हुआ, उससे क्या होता है फिर हम रिसस्पेंशन तैयार कर लिए। इससे क्या हुआ, फ्रेश मीडिया में फिर क्या किया, हमें MS ब्रोथ मीडिया में रख दिए। सेंट्रीफ्यूगेशन में 5 या 10 मिनट के लिए फिर इसे वापस से उसी में रख दिए। वापस में रखने के बाद ये पोलेंट होते हैं हमें वो प्राप्त हुआ। यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है एंथर कल्चर में इस तरह का प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलता है, या पोलन कल्चर में हमें इस तरह का जो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। इसलिए एंथर कल्चर से पोलन कल्चर थोड़ा सी अलग है, मतलब डिफरेंट है। ठीक है, तो एंथर कल्चर और पोलन कल्चर में इतना सारा डिफरेंस है, जैसे कि आप यहाँ तक का जो बनने का जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ तक का वह हमें एंथर कल्चर में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि यहाँ से पोलैंड, हमें पोलैंड प्राप्त हुआ। जैसे कि जो पोलैंड्स होते हैं ना, वहाँ से हमने इसे अलग कर दिया। अलग करने के बाद जो हमें पोलैंड्स में क्या किए, इसे हमने पोलेंटिंग किए ऑन MS मीडिया में हमने इसे ट्रांसफ़र करने के बाद क्या किए, इंक्यूबेट में प्लांट को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमने 3 या 4 वीक के लिए रख दिए। रखने के बाद क्या किए, इनमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला। फिर ये क्या किए, एम्ब्रॉइड्स का फॉर्मेशन देखने को मिला, जो कि हार्ट शेप में है। ठीक है, इनका जो आकार होता है हार्ट शेप में हमें देखने को मिला। फिर ये क्या किए, हैप्लॉइड जो बन गए, ये नए जर्मिनेट कर दिए प्लांट में। ठीक है, फिर ये जनरेशन ऑफ इन द प्लांट बने हैप्लॉइड प्लांट में फिर ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कॉलोनी कल्चर इसी तरह से हमारा यहाँ कॉलोनी कल्चर कंप्लीट हुआ। ठीक, तो आगे हम थोड़ी सी और देख लेते हैं कि इसमें आखिर फॉरेन कल्चर और एंथर कल्चर होते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारा एंथर कल्चर और फॉरेन कल्चर। ठीक, इधर देख लेंगे फॉरेन कल्चर, इधर देख लेंगे एंथर कल्चर, और ये हमारा फ्लोरल बर्ड है। ठीक, तो इसे हमने एंथर लिए। एंथर लेने के बाद क्या किया, पोलेंटिक ऑफ इन द एंथर, हमने एंथर को इसमें हमने हैप्लॉइड, एम्ब्रॉइड और फॉर्मेशन देखने को मिला। इससे हमें फिर ये क्या हुआ, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट हुआ, जो कि इसमें आकार में हार्ट शेप के आकार में। ठीक है, ये जो पोलन कल्चर होते हैं, पोलन कल्चर में हमने एंथर लिया। एंथर लेने के बाद क्या किए, एक्सट्रैक्शन ऑफ इन द पोलन में लिए। ठीक है, फिर इसको हमने कुछ समय बाद कलेक्टेड ऑफ इन द पोलन में रख दिया। पोलन में रखने के बाद इन्हें वॉशिंग किया। वॉशिंग करने के बाद पोलन, ठीक है, वॉशिंग और पोलन कर दिया। इसके बाद क्या किया, कल्चर ऑफ इन द अर्न मीडिया, मतलब MS मीडिया जो होते हैं, हमने उसमें इसे ट्रांसफ़र करा दिए। इतना करने के बाद क्या किया, पोलन एम्ब्रॉय जो रहते हैं ना हार्ट शेप में, हमें उस आकार में हमें इसका डेवलपमेंट देखने को मिला, ताकि ये उस आकार में कन्वर्ट हो गया। फिर इससे धीरे धीरे क्या हुआ है, हैप्लॉइड प्लांटलेट बन करके तैयार हो गया, जो कि हमें एक हैप्लॉइड प्लांटलेट का प्रोसेस हमें एंथर से पोलन ग्रेनेसर और एंथर से मिल गया, ताकि हम इसे फिर ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा एंथर कल्चर और पोलन कल्चर के मेथड और उनकी डेफिनेशंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज ऑफ पोलन कल्चर। ठीक, एडवांटेज ऑफ फॉरेन कल्चर ओवर एंथर कल्चर, मतलब एंथर कल्चर और फॉरेन कल्चर किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। तो बात करते हैं फॉरेन कल्चर, जो कि हैप्लॉइड एंड सिंगल होते हैं। ठीक है, सिंगल सिस्टम्स, जो प्रोसीजर होते हैं इसमें होमोजेनेसिस पॉपुलेशंस, मतलब एंथर कल्चर जो होते हैं ना, उसमें हमें होमोजेनेसिस पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलता। और बात करते हैं इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकली प्लांट्स हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है फॉरेन कल्चर में, जो कि इससे कम होता है एंथर कल्चर में। एंथर कल्चर जो होते हैं एंथर कल्चर की अपेक्षा फॉरेन कल्चर थोड़ी सी एफिशिएंसी, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इसमें मॉडिफाइड करने के लिए हमें पोलन ग्रेन कल्चर में मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन एंथर कल्चर में ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता। तो क्या करते हैं, एक्सपोजिंग ऑफ इन द म्यूटेशंस का भी प्रोसेस देखने को मिलता है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं पोलन कल्चर को। यदि हम बात करें तो 60% जो होते हैं ना एफिशिएंट, मतलब एंथर कल्चर से पोलन कल्चर जो होते हैं ना 60% एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, उससे एंथर कल्चर से। तो एंथर कल्चर का जो टर्मिनोलॉजी जो होते हैं, जो कि एम्ब्रॉय प्रोडक्शंस में काफ़ी काम आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग एंथर एंड द पोलन कल्चर की। तो फैक्टर इफेक्टर जो पोलन कल्चर होते हैं, किस तरह से एक दूसरे से फैक्टर इफेक्टिंग में अलग है। ठीक है, तो बात करते हैं जीनोटाइप ऑफ इन द डोनर प्लांट्स। इसमें जीनोटाइप ऑफ द डोनर प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और स्टेज ऑफ इन द माइक्रोस्पोर्स भी हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। कल्चर ऑफ इन द मीडिया में काफ़ी योगदान देते हैं, और टेम्परेचर के मामले में भी, टेम्परेचर के कारण भी या इसमें फैक्टर इफेक्टिंग देखने को हमें मिलते हैं। फिजियोलॉजिकली स्टेज ऑफ इन द डोनर प्लांट्स हैं, इनके न्यूट्रिशन में भी काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, मतलब फैक्टर और इफेक्टिंग, तो इनके न्यूट्रिशंस में भी काफ़ी फैक्टर इफेक्टिंग देखने को मिलते हैं दोनों में, एंथर कल्चर और पोलन कल्चर में। अब बात करते हैं इनके हम एप्लीकेशंस की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि फॉर म्यूटेशन स्टडीज़ के लिए काम आते हैं। द फॉर प्लांट ब्रीडिंग एंड इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट्स के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, इनके ऑल्सो ऑफ इन द सेकेंडरी मेटाबोलाइज के लिए भी इसमें काफ़ी देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइज उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस हमें देखने को काफ़ी मिलते हैं, इसलिए एप्लीकेशंस काफ़ी एडवांटेज होते हैं। धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।